नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रकूट वंश के इतिहास के संबंध में जो पहला अध्याय पढ़ा था, इसके अंतर्गत हमने जाना था कि राष्ट्रकूट वंश का कब से लेकर कब तक मध्य प्रदेश में शासन रहा, कौन कौन सी शाखाओं ने मध्य प्रदेश में कहाँ राज किया, किन शाखाओं को किन शासकों के द्वारा संभाला गया। तो पहले अध्याय के अंतर्गत हमने यही महत्वपूर्ण बातें कही थी और राष्ट्रकूट वंश के शासकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने अगले अध्याय के लिए छोड़ दी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के जो शासक रहे हैं, जो सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं और सबसे प्रमुख शासक रहे हैं, जिनका मध्य प्रदेश राज्य से एक संबंध रहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अपनी किसी न किसी क्रिया को अंजाम दिया है, उनके बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों की बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश के शासकों में, पहला नाम आता है दंती दुर्ग का। देखिए, दंती दुर्ग जो था ये आपका राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रमुख शासक भी था और राष्ट्रकूट वंश के जितने भी शासक थे, इन सभी शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वो दंती दुर्ग ही था। तो पहली बात आपको इसमें क्या याद रखनी है, एक सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख शासक। ठीक है, फिर दंती दुर्ग जो था ये बड़ा ही साहसिक एवं वीर प्रवृत्ति का योद्धा था। इसने अपने शासन काल में कई योद्धाओं को पराजित किया था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो देखिए, जो आपका समनगढ़ तथा एलोरा का अभिलेख है, समनगढ़ एवं एलोरा के अभिलेख के अनुसार दंती दुर्ग ने मध्य प्रदेश में माही नदी जिसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुनेंगे तो अभी आप जब मध्य प्रदेश राज्य का भूगोल पढ़ेंगे उस वक्त जानेंगे। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। इसके बाद महानदी जो कि प्राचीन समय में मध्य प्रदेश राज्य में ही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी बन चुकी है। इसके बाद रेवा या रीवा, जिसको हम प्राचीन समय में भत्ता के नाम से भी जानते थे, आपने मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम है उनमें पढ़ रखा होगा। तो दंती दुर्ग ने माही नदी, महानदी एवं रीवा या रेवा के तट पर कई युद्ध किए थे। एवं इसने उज्जैन पर आक्रमण कर वहां के गुर्जर शासकों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है, क्या राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और सबसे प्रमुख शासक दंती दुर्गी रहा है। समनगढ़ एवं एलोरा के अभिलेख के अनुसार माही नदी, महानदी एवं रीवा के तट पर दंती दुर्ग के द्वारा कई युद्ध लड़े गए थे एवं इसने उज्जैनी पर आक्रमण कर वहां के गुर्जर शासकों को बंदी बना लिया था। ठीक है, चलिए अब अगला शासक कौन सा है? अगला जो शासक है
वैसे तो आपके राष्ट्रकूट वंश में काफी सारे शासक हैं, लेकिन मैं उन्हीं शासकों के बारे में आपको बता रहा हूं जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, या जो मध्य प्रदेश राज्य से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, अगला जो शासक है आपका वो है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो था, इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शासक गुर्जर जो गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक रहा है, कौन? नागभट्ट प्रथम। इसको बुंदेलखंड के युद्ध में हराया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम को बुंदेलखंड के युद्ध में हराया था? कौन था? गोविंद तृतीय। आगे हम बात करते हैं। देखिए, गोविंद तृतीय जब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम को हरा देता है बुंदेलखंड के युद्ध में, तो ये अपने विजय अभियान के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होता है। इसको लगता है कि ये और क्षेत्रों को भी जीत कर उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसने बुंदेलखंड से आगे के जो भाग हैं उनकी तरफ कूच किया। जो बुंदेलखंड से आगे के भाग हैं उनकी तरफ कूच करने के बाद जब ये अपनी यात्रा से वापस लौटा, ये अपने विजय यात्रा से वापस लौटा, तो इसने लौटते समय नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, वहीं इसके शासनकाल का एक अभिलेख हमको कहां से प्राप्त हुआ है? इसके शासनकाल का एक अभिलेख हमको इंद्रगढ़ से प्राप्त हुआ है। इंद्रगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर शहर में आता है। तो याद रखिएगा, बस इतनी ही बात है इसके बारे में। पहला, इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम को बुंदेलखंड के युद्ध में हराया। दूसरी, बुंदेलखंड के युद्ध में हराने के बाद नागभट्ट प्रथम को यह अपने विजय अभियान के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित हुआ और आगे के क्षेत्रों को जीतने के लिए अपनी विजय यात्रा पर निकल पड़ा। लौटते समय इसने नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल का एक अभिलेख हमको इंद्रगढ़ मंदसौर से प्राप्त होता है। तो इसके बाद तीसरा भाग भी बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर समुच आपके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।